नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं विनय यादव हाजिर हूं खास खबरों के साथ। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में नहीं रुक रही लूट की वारदातें। 24 घंटे के भीतर बदमाशों ने एक और कंपनी में दिया लूट की वारदात को अंजाम। 17 साल के बाद भी नहीं मिला है दलित परिवार को न्याय। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है परिवार। और खैरतल कस्बे के लोगों को नहीं मिल पा रहा ग्रामीण बस सेवा का लाभ। घंटों ऑटो का इंतजार करते हैं बस स्टैंड पर लोग। भिवाड़ी में बदमाशों का कहर बदस्तूर जारी है। 24 घंटे के भीतर 2 कंपनियों में लूट की वारदात से सनसनी है। इस बार छात्रों ने एक तावा कंपनी को निशाना बनाया है। भिवाड़ी में बदमाशों का कहर बदस्तूर जारी है। भिवाड़ी की एक कंपनी में बुधवार की रात करीब 2:17 पर 1 दर्जन हथियारबंद बदमाश कंपनी में दाखिल हो गए, जिसमें कंपनी की छत पर सोए 3 श्रमिकों सहित गार्ड को बंधक बनाकर और करीब 15 लाख की कीमत का तावा लूटकर फरार हो गए। कंपनी गार्ड के लोग मिश्रा के मुताबिक गत रात बगल की कंपनी से कुछ बदमाश दीवार फांदकर कंपनी परिसर में घुस गए। सबसे पहले बदमाशों ने 3 श्रमिकों को काबू में किया। उसके बाद गार्ड से बंदूक की नोक पर स्टोर की चाबी लेकर मेन गेट खोल दिया। बाहर पहले से खड़ी बोलेरो गाड़ी को कंपनी के अंदर ले लिया और करीब आधे घंटे तक जमकर लूटपाट मचाई। बताया जाता है कि इसी कंपनी के पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन कंपनी मालिक ने आज तक सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं करवाए। 24 घंटे में दूसरी वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन की बेचैनियां बढ़ गई हैं। आनन फानन में पुलिस ने कंपनी पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहाँ पर खड़ा थे, वहाँ खड़ा बाहर से हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बज रहा था जखनी 2:15 बजे के हम। कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग थे? अकेले से। वो अकेले थे? हाँ, हम अकेले थे यहाँ। नहीं, वो जो जिसने आपको बंधक बनाया यहाँ पे रोका, वो कितने थे? लोग करीब लगभग 12 थे, ऊपर जा सकते हैं 12 से। 1 दर्जन से ऊपर। सब उनके पास भी था, पिस्तौल था। उसके बाद में हमको जो है से यहाँ पर ले लाया। लाने के बाद में और गोड़ और हाथ में है काट बांध दिया। अब कहा ना चाबी बताओ, चाबी कहाँ है? उनकी चाबी नहीं है मेरे पास। बोलो तो मार देंगे, बोलो तो मार देंगे। चाबी मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है चाबी? गिरी चाबी है। हम कोई चाबी पता नहीं, हम चाबी हमारे पास है नहीं। कहाँ है? तो भीतर में होगा, भीतर किसके पास? भीतर का पता लगाइए के पास। किस साइड से आए थे? थोड़ा शॉर्ट में बताओ, किस साइड से आए थे वो लोग? हम लोग उम्मीद है कि किस साइड से आए हैं, ऊपर से इधर से कूद के। तो ये कंपनी चल रही है? हाँ, कंपनी अभी चल रही है। नाइट में नहीं चलती थी, नाइट में नहीं चलती है, खाली डे चलती है। 17 सालों से चले आ रहे जमीन को लेकर विवाद में आखिरकार दलित तबके के परिवार की हार हुई। पुलिस ने उन्हें न सिर्फ घर से बाहर निकाला, बल्कि चोरी के केस में अंदर भी डाल दिया। मामला भिवाड़ी के इंदौर गांव से जुड़ा है। मामला भिवाड़ी के इंदौर गांव का है, जहां उमराव नायक ने 17 साल पहले अपनी जमीन का सौदा कर्नल सुरेश चंद से किया था। एग्रीमेंट के दौरान उमराव को करीब 30,000 रुपए बयाना में भी मिले। बाकी रकम 2 साल बाद देनी तय थी। बताया जाता है कि 17 साल बीत जाने के बाद भी कर्नल साहब ने तय रकम नहीं दी, बल्कि उमराव से जमीन हड़प ली। उमराव के लड़के जुवेद ने बताया कि कर्नल ने सब कुछ रसूखदारों से मिलकर गलत दस्तावेज बना लिए, लेकिन जमीन किसी पट्टे में नहीं चढ़वाई। हमारा केस हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने स्थानीय थाना को जांच के लिए लेटर भी जारी कर दिया है, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई, बल्कि पुलिस वालों ने खुद गांव में जाकर हमसे हमारा आशियाना छीन लिया, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने झूठे चोरी के आरोप में उमराव को गिरफ्तार भी कर लिया। गुरुवार को इंदौर सरपंच के साथ गांव के काफी ग्रामीण इंसाफ के लिए थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। रतिराम जी, क्या पूरा मामला है? कौन से गांव का मामला है? पुलिस क्यों उठा के लेके आई? इंदौर का गाँव, इंदौर हमारा ये भी पहले इंदौर का जो जमीन ली कर ले 35,000 5 बीघा।
2 साल का एग्रीमेंट ठहरा। अब बच्चों को खासदारी करवा दे रहे एग्रीमेंट से लिख ले। इसने 35,000 रुपया दिया, 30,000 1 लाख रुपये तक एग्रीमेंट में अपन लिखवा दिया करने ने। ये फिर इसने 17 साल भी नाम ना लिया, ज़मीन बोझ जो तो रहे हो इसने आन का अपनी ज़मीन कब्जा कर लिया हल्का तो लेना रहना ज़मीन। इसका जो मकान जिसे रहा उसका भी काम कर दिया, ताला लगा दिया। अभी बाहर पड़ा है। अब जब इसके जो खेत का सामान था वो इसके चौकीदार ने चोरी करवा के अलग घेर दिया। वो रिपोर्ट कर दी है कि जी ने सामान चोरी कर लिया, नायक ने चोरी कर लिया। तो अब सामान खुद आपने को ढो करवा लो, उसका केस लगा रखा है। ये बात ये जो एग्रीमेंट जो करवाया था कितने साल पहले हुआ था एग्रीमेंट? 17 साल पहले। 17 साल पहले। और उसमें 2 साल का टाइम रखा गया 2 था साल कि 2 साल बाद पुरानी आपको मतलब पूरी पेमेंट कर दी हाँ जाएगी। जी। 17 साल तक ये नायक, क्या नाम है इस नायक जो है ये? उमराव। 17 साल तक ये उसमें अपनी बोझोती करता रहा। ये करता रहे कर्नल मतलब उस समय एग्रीमेंट के बाद इसने नायक ने कब्जा दे दिया उसको। ठीक है, बाकी पेमेंट नायक को मिली नहीं। ऐसा ही है। हाँ। तो उसके बाद फिर ये नायक दोबारा अपनी ज़मीन में चला गया। ऐसा ही है। कर्नल कहाँ का पता ना कहाँ से दिल्ली रहे। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट किसका, सबसे बड़ी गलती किसकी है इसकी? हैं जी? सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हो आप बुजुर्ग होने के नाते? आप बता किसी बात। किस जाति का है ये जो उमराव है? नायक है। तो कितने लोगों को पुलिस पकड़ के लेके आई है इनके यहाँ? कितने लोगों को लेके आई है पुलिस पकड़ के? इनको 2 इनको 3 को चली आई, 1 2 और रह गए। चोरी का केस लगा के। ये केस अच्छे माल चोरी को हो लगा रखो, माल हुए पड़ो उसी कमरे में। उसी कमरा में आपने कमरा में से निकाल के माल खेत में घेर दियो और यहाँ रिपोर्ट कर दी कि मेरे डांग को घेर दिया। मतलब आपके घर में मतलब खुद ही चोरी करवाई जिसको फंसवा दिया। ये इसको फंसवा दे। ये बात विजय जी, क्या पूरा मामला है जो उमराव जी को जो लेके आई है पुलिस यहाँ पे? बड़े भाई को लेकर आई है। आपका बड़ा भाई लगता है? क्या पूरा मामला ये? अच्छा, मामला ये है कि इसने चोरी को मदद करा रखा है। किसने? एक कर्नल तो सामान उसी के चौकीदार के यहाँ पड़ा है, वो बिल्डिंग में पड़ा है। तो चोरी के इनकम को तो हमारे दर्ज करा दिया, मेरे को बंद कर दिया, एक बड़े भाई को बंद कर दिया, अरे दूसरे भाई को दिया। जो आप कर्नल का नाम ले रहे हो, कर्नल का और उमराव का आपस में क्या कनेक्शन था जो चोरी का वो लोग लगा? इनको तो ज़मीन दी गई 2 साल के लिए वापस दी गई, तो 2 साल में हम रजिस्ट्री कराएंगे और पूरा पैसा देंगे। कितने साल पहले की बात है ये? 95 की बात, करीब 16-17 साल पहले की बात है। तो 17 साल पहले एग्रीमेंट किया गया था। हाँ। कितने रुपए से एग्रीमेंट हुआ था? ये हमको तो 35,000 बताएगा, जो हमको 28,000 रुपये दिया। कितने दिनों की? टोटल सौदा कितने में था वो? अब हमको तो इतना ही बताया, बाद में उन्होंने फिर एक 80 लिख दिया उसमें। एग्रीमेंट के बाद कितने दिन का टाइम रखा गया था? 2 साल। 2 साल का। तो उसके बाद कब्जा हाथों हाथ मिल गया था कर्नल को? कब्जा दे दिया था। तो अब फिर ये मामला कैसे उजागर हुआ पूरा सारा? उनसे 2 साल पैसे किए, पैसे दो फिर किए नहीं उनका, मतलब तेरी ज़मीन नहीं है, तू रह जाएगा। तो हमारे उनने अब छोड़े। ये जो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं ये किस चीज़ के आदेश हैं? ये सामान जब्त करने के जो सामान पड़ा है उनका में, जिसे रोज इन्हें बंद करवाता है, रोज बंद करवाना। किसका सामान है वो? कर्नल का है। कर्नल का। चोरी हमारा लगा रखी है कोई जगह से। जगत जी, आप इंदौर गांव के सरपंच एक प्रतिनिधि है, तो आपके गांव में ही ऐसा मामला उजागर हो रहा है, तो किसकी आप गलती मानते हैं? क्या पूरा मामला है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो कर्नल की गलती नहीं है, क्योंकि वो सामान कर्नल ने चोरी करवाया, इन पे झूठा मामला केस दर्ज करवाया। क्या कारण था जो कर्नल ने सामान चोरी करवाया? जमीन पे ऊपर। तो ये कितने सालों से विवादित चल रहा था ये ज़मीन का मामला? ये 17 साल करीब। तो अब स्थानीय लोगों का क्या सहयोग है जो पुलिस ने उठा के अपनी दबंगई दिखाते हुए उनको बंद कर दिया है? तो स्थानीय लोगों का क्या सपोर्ट है? ये सहयोग है कि ये झूठा मामला है, इसको इनको बरी किया जावे और मौका दे के वहाँ जाँच कर सच्चाई क्या है और इनकी ज़मीन दी जाए। तो किस जाति का है ये? नायक नायक ऐसे में आते हैं। ऐसे में आते हैं, दलित समाज से। बासंदा ही है, कौन ना बासंदा भी हैं। बाप दादा। क्या नाम बताया इसका? इसका नाम है उमराव। रामकुमार है। रामकुमार जी, आप इंदौर गांव के नंबरदार, तो क्या कहेंगे? आपको कुछ ज़मीनों की ज़्यादा नॉलेज होती है, तो किसमें इस पूरे मामले में किसका फॉल्ट मानते हैं आप? किसकी गलती मानते हैं? हम इसकी गलती मानते हैं जी, अब जो कर्नल साहब है
ये कर्नल साहब हर बार ये छड़ से बतला रहा है। ठीक है, ठीक है, जो मोल लिए हुआ अपनी का अधिकार अपनी पे मालिक है। जो गांव में सवाई चक पड़े हैं उसका भी ये मालिक बन रहा है। और जो हमारे लाल डोरा गांव का है 28 बीघा का, उसका भी इसने पट्टा बनवाया। ख्वाद क्या के सरपंच एक मुसलमान थे, उससे आज उन बातों ने होगी कम से कम 8-9 साल पहले। एक नुन्नी सरपंच थी, उससे करवा के और वह इसने पट्टा बनवाया कि एकाएक वह है हर बार कोई किसी कर मार देता है, कोई किसी कर मारते रहेंगे। फुल कर्नल। अब कहाँ रहता है ये कर्नल? दिल्ली रहता है। दिल्ली रहता है। दिल्ली तो लगभग कई मतलब ज़मीनें इसने अपने मिली भगत से हड़प रखी है। हाँ जी, हड़प है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस चीज़, मौका पे देखो। और जो ये जोरा ये है, ये जो जमीन का रगड़ा जिससे छरा बंद हो करा है, बुजुर्ग भी ये कहता है ये गांव बसता है, ये अलग चले गए। अच्छा, अब आप पुलिस थाने के खड़े हैं, आप थाने में कितने आसपास था पुलिस प्रशासन, क्या इनकी कार्रवाई आप देख रहे हैं? हम तो जी ये कर रहे हैं, पुलिस की क्या कार्रवाई न्याय होना चाहिए। पुलिस क्या आश्वस्त कर रही है आपको, कितना संतोषजनक जवाब दे रही है? पुलिस तो कुछ भी ना दे रही हमको। तो यही कह रहा है हो जाएगा, जाओ तुम, हम क्या कर सकते हैं? आई पेश कर गया इंक्वायरी के बारे, इंक्वायरी आई पेश कर गया, हम नहीं कर सकते। मतलब पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा? नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही। जवाब दे दिया हमने। मैं जोरावर से ग्राम इंदौर का रहने वाला हूँ। जोरावर जी, आपने एक NGO बना रखी है ग्राम इंदौर विकास समिति के नाम जी। तो जानना चाहूँगा कि अभी जो पुलिस उठा के लेके आई है उमराव जी को, जो एक SC/ST तबके से है, हाँ जी, हाँ जी, एक दबंगाई के चलते उसके साथ जो अत्याचार हुआ, वो क्या मेरे- कहेंगे उसके बारे में? किस तरीके ये का कारण मामला क्या है जी कि मेरी वहाँ कृषि जमीन है खसर नंबर 626 और 627, उसके स्टेट टाइम से चारों तरफ जो बाउंड्री वाल हुई हुई है, उसी के अंदर मेरा मकान भी बना हुआ। उसी से लगती हुई एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसको कचड़ी के नाम से जानते हैं लोग तो, लेकिन वास्तव में वो एक मजार है। उसमें कब्रिस्तान है, पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी उसमें लगा हुआ था। वो कर्नल सुरेश कुमार ने मेरी ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया और उस मकान पे मेरे पे कब्जा कर लिया। मेरी केवल मतलब ये है कि मेरी ज़मीन को हथियाने के लिए और मेरे जो रिहायशी मकान को हथियाने के लिए इसने जो फर्जकारी दस्तावेज तैयार कराया, जो पट्टा लेना बताता कर्नल, आज तक इसने कोई पट्टा न तो कहीं अदालत में पेश किया। और मैंने इस पट्टे के मामले में गांव की तरफ से भी, ग्रामीण की तरफ से काफ़ी कार्रवाई कर चुका हूं, विकास अधिकारी को कर चुका हूँ, जिला परिषद को कर चुका हूँ, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उपखंड अधिकारी कलेक्टर को करता हूँ और जयपुर तक मैंने कार्रवाई कर रखे है। पुरातत्व विभाग को भी मैंने कार्रवाई करी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा कि हमने कोई जायदाद हमारी है तो उसके लिए कोई कार्रवाई करें। तो कर्नल सुरेश कुमार एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, दिल्ली का रहने वाला है। इसने यहाँ दलित वर्ग की ज़मीन, काफ़ी ज़मीन यहाँ खरीद भी रखी है, कुछ पर कब्जा कर रखा है, कुछ सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, और पूरे गांव में जो है उसने इतना विरोध फैला रखा है कि आपस में गांव में इतना तनाव है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मेरे को आज 4 साल हो गए, 4 साल में मेरे को इसने केवल जो मुकदमे लगा रखे झूठे हैं, जिसने जो मेरे पाइप बता रखे, ये सामान जो चोरी करना बताया, कर्नल सुरेश कुमार का चौकीदार दुली चंद धोबी, इसका आज भी चौकीदार है, उसी के पास में सारा सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ जो है, यहाँ एक भिवाड़ी का संतराम भी है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये भूमाफिया एक ग्रोह बना रखा है। सुनेरी गुजर करके एक इसका बहुत बड़ा सपोर्टर वहाँ है, जो कि भूतपूर्व में एक वीर सिंह सरपंच भी हमारे गांव में रहे हैं, वो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। 2-3 परिवार इसके सपोर्टर है। वो आए दिन मेरे को मारपीट करने की धमकी देते रहता है। मैं एक गरीब आदमी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। जो आप ऐतिहासिक जो ज़मीन अपनी बता रहे हैं जिसपे इसने कर्नल ने कब्जा कर रखा है, हाँ, ये कितने दिन पहले का मामला है? ये मतलब जो ये मान के चलो, देखो मेरी जानकारी में तो है कि करीब 6-7 साल पहले इसने जो है इस तरह की कार्रवाई करी है। क्या इसने आपसे भी कोई पट्टा वो एग्रीमेंट वगैरह जारी किया जैसे उमराव के साथ किया था? हाँ, उमराव मेरे पिताजी हैं, जिनसे एक एग्रीमेंट जारी हुआ था कर्नल सुरेश कुमार से। बाकी कर्नल सुरेश कुमार का 2 साल का टाइम था, उसमें कोई ज़मीन का हमारा इनका कोई करार नहीं था, गैर खातेदारी ज़मीन थी। इन्होंने खातेदारी कमाई और बाकी हमारा कोई पैसा नहीं दिया, हम हमारी ज़मीन पर काबिज रहे। इसने किसी वाल्मीकि के नाम, कोई रामे नाम का वाल्मीकि दिल्ली का है, उसके नाम कोई कागजात हुआ, जबकि वाल्मीकि रामे नाम का आदमी न तो गाँव आया, न मेरे पिताजी से मिला और न ही मेरे परिवार से मिला। उसके नाम कोई कागजात तैयार कर रखे हैं। वो दीवानी मामले और भी अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हैं और विचाराधीन चल रहे हैं। क्या पुलिस कितने का आप आश्वस्त है पुलिस कार्रवाई से? पुलिस कार्रवाई से 0। कर्नल सुरेश प्रभाव के सामने आज तक जो भी मैंने शिकायत करी है, मेरा सामान कर्नल सुरेश कुमार फेंका, इसका लड़का फेंक आया, और सुनेरी का परिवार संतराम गुजर, इसके भाई भतीजा वहाँ जाके मेरे सामान फेंका है। आज 2 साल से मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ, जबरन मेरे मकान में ताला लगा रखा है। आप मौके पे आके देखें। समाज सेवा, मैं राजनीतिक संघर्षों में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को हकीकत से रूबरू कराएं। प्रशासन चाहे तो मौके पे मैं
कभी भी हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है कि मैं कितना बड़ा चोर हूँ जो आज 4 साल से मेरे को परेशान कर रखा है। मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार आज सड़क पे भूखा मरने की स्थिति में है, और यही घटना रही तो हो सकता है मेरे परिवार में आत्महत्या जैसी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ज़मीन के साथ साथ आपकी इज्जत भी तार तार हो गई है जी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपकी ज़मीन के साथ साथ आपकी इज्जत भी गांव में तार तार हो गई। बिल्कुल होगी साहब, मेरी तो इज्जत क्या सब कुछ ही मेरा खत्म हो गया। मेरे बच्चे जो दिल्ली पढ़ता था वो आज घर बैठा हुआ है, मेरी बेटी पढ़ती थी आज घर बैठी हुई है। आज मेरी हालत ये होगी, मैं इतना बड़ा कर्जदार हो गया कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं एक कोई साधारण आदमी था, इज्जतदार आदमी था। मैं अलवर में भी रहा, अलवर में 40 साल से मैं रह रहा हूँ और गांव में भी मैं रह रहा हूँ। मेरा कैसा व्यवहार है, अलवर में भी मेरी जांच कराई जाए, गांव में मेरी जांच कराई जाए। इस जमीन के ऊपर हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे रखे हैं, तो उसमें कितना इन्होंने अपनी हाई कोर्ट में क्या है जी, यहाँ जो भिवाड़ी पुलिस प्रशासन तो इतना निकम्मा निकृष्ट है कि ये गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो इतना क्राइम है, इतना बड़ा पैसे वालों का जो खेल है। कर्नल सुरेश कुमार बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसके बाद लठेत हैं। मैं यहाँ आता हूँ, अभी कुछ दिन पहले करीब 2 साल पहले मेरे को यहाँ बुलाया और जबरन मेरे पिताजी से एग्रीमेंट पे दस्तखत कराने की कोशिश की। एसआई राजेंद्र यादव उसमें शामिल था। एसआई राजेंद्र खुद मौके पे जाकर मेरे मकान का सामान फेंक आया कर्नल सुरेश कुमार के साथ में जाके। उसका मैंने एक मुकदमा भी दर्ज कराया अदालत के माध्यम से। वैसे मेरे कोई मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं किया, अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। उसमें इन्होंने एफआईआर लगा दी, हकीकत बयान लिए जाएं। मैं बयान कराने के लिए आया, मेरे पिताजी को बंद करने के लिए धमकी दी, इसलिए आज तक पेंडिंग पड़ा है। हम चाहते हैं ये जो मेरे खिलाफ मुकदमा मेरे परिवार के खिलाफ है, इसीलिए हम आज तक हमारी कार्रवाई नहीं करा पाए। अगर जल्दी अगर आपको आपकी जमीन वापस नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है कि भूखे मरेंगे, आत्महत्या करेंगे, इसके अलावा कोई कदम मेरे पास रोजी रोटी का कोई सहारा ही नहीं है। धन्यवाद। भिवाड़ी स्थित बीएमए सभागार में कर्मचारी भविष्य निधि विभाग और बीएमए के द्वारा यूनिवर्सल खाता संख्या पर सेमिनार रखा गया, जिसमें काफी संख्या में कंपनियों के एचआर और मैनेजरों ने भाग लिया। सेमिनार का संचालन अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त आर.के. सिंह, क्षेत्रीय आयुक्त प्रवीण गढ़वाल, सहायक आयुक्त सीपी टॉप के द्वारा किया गया। सेमिनार में बीएमए के अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, निर्वाचित अध्यक्ष बीबी कौशिक, डीके यादव सहित बीएमए के काफी पदाधिकारी सेमिनार में मौजूद रहे। वहीं आयुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि यूएएन नंबरों की एक्टिविटी करने के लिए इंडस्ट्री को जानकारी दी है। वहीं पीएफ के पैसे पर बात करते हुए बताया कि जो भी कर्मचारी कंपनी ज्वाइन करता है उसका उसी दिन से पीएफ कटना चालू हो जाता है। अगर कोई कंपनी या ठेकेदार पीएफ एक्टिवेट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह एक व्यक्ति का एक ही पीएफ अकाउंट नंबर होगा, चाहे वो देश की किसी भी कंपनी में काम करे। इस सेमिनार में भिवाड़ी, केहरानी, चौपान की, पथरेड़ी, खुसखेड़ा व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से करीब 200 उद्योगपतियों व अधिकारियों ने भाग लिया। देखिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है पिछले साल जुलाई में ये शुरू की गई थी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति का पीएफ में एक ही अकाउंट नंबर रहेगा जो देश भर में चलेगा। उसको आज अगर ये वो राजस्थान में काम कर रहा है, कल हो सकता है वो कहीं दूसरे स्टेट में काम करे या एक यूनिट छोड़ करके दूसरे यूनिट में जाता है, तो वो अकाउंट नंबर जो है वो उस आदमी का कंटिन्यू करेगा। और जब यूनिवर्सल नंबर कंटिन्यू करेगा, एक ही अकाउंट जब देश भर में चलेगा और हमेशा के लिए जब तक वो कार्यरत रहेंगे तब तक रहेगा, तो उसमें आगे जो अब तक प्रोविडेंट फंड के क्लेम से संबंधित जो ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन देने की आवश्यकता होती थी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जब आदमी एक्टिवेट करता है तो उसके साथ में कई सुविधाएं भी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जैसे वो अपना ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट कर सकेगा। जैसे पहले कहीं का कोई रहा हो, अकाउंट ट्रांसफ़र होना उसका बाकी रह गया हो, इस अकाउंट में आया नहीं हो, तो वो सीधे जो है सबमिट कर सकता है। दूसरा, जब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपने अपनी केवाईसी जब आपके एम्प्लॉयर ने वेरीफाई कर रखी है, उसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया है तो आप एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं आपके क्लेम के अटेस्टेशन के लिए। आप अपना क्लेम जो है वो खुद भी सबमिट कर सकेंगे, विड्रॉवल के लिए, एडवांस के लिए, ये सब सुविधाएं जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है
उसका कार्ड जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसका स्टेटस, लेटेस्ट स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। आप अपनी पासबुक जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। आप अपने क्लेम का स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना अगर ये कोई नई आईडी जो है वो उसमें KYC जो है अगर ये डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मेंबर आईडी जो पहले की हैं उनका भी स्टेटस जो है आप चेक करना चाहें तो वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि वर्कर को उसके घर पे जा कर के मैं बता सकूँ। PF आपके द्वार का अर्थ ही यही है कि मैं आपके मतलब ये चौखट पे आकर के बता रहा हूँ। जिस भाई को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडस्ट्री की ग्राम पंचायत में जाके बताने की चीज नहीं है। इसका उद्देश्य है कि इंडस्ट्रीज में जो आदमी इस तरह के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनकी नॉलेज में ये चीज हो कि ऑपरेट कैसे करना है। एक्चुअल जो वेबसाइट वाला काम देख रहे हैं HR वाले, उन्हीं की ये ड्यूटी है कि वो डाउन द लाइन कम्युनिकेट करेगा। इससे ज्यादा एक PF वाले आप अगर देखोगे आज तो पेपर्स में ऑलमोस्ट सारे जितने भी राष्ट्रीय पत्रकार वो है अपने अखबार हैं उन सब में रोज कुछ ना कुछ आता है PF के बारे में कि भाई ये आप UN अपना जनरेट कर लें, अपने एम्प्लॉय से अपने एम्प्लॉयर से आप अपना UN नंबर ले लें, PF नंबर ले लें, आप खुद उसे साइट पे जाके मेंटेन कर सकते हैं। सर आपकी बात मैंने देखा सर, जो मैं मालूम है कि उनके ऐड आते हैं, कितने वेलफेयर वालों को देखोगे कि नोटिस बोर्ड पे उस ऐड को लगाते हैं वहाँ पे कि जिससे लेबर भी उससे कुछ पढ़ करके सीखते हैं। हो सकता है आप जब इतनी अवेयरनेस आ रही है तो धीरे धीरे लगाना शुरू करेंगे तो अगर काफी अवेयरनेस आ रही है पहले से लगा दें वहाँ पे। ये हमारा सेमिनार का आयोजन करने का मतलब है कि जो सप्लाई है वो जागे, अपने अधिकार माने, अपना उसका दायित्व माने, उनके क्या उनको फैसिलिटी मिल सकती है वो ये मांग अपने एम्प्लॉयर से कराएं। आगे बढ़ते हैं। खैतल कस्बे से बायाकोट कासिम भिवाड़ी की तरफ जाने वाली राजस्थान ग्रामीण बस सेवा का लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 माह से बस नहीं चल रही है, जिस वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरफ जाने वाली सवारियां घंटों खैतल बस स्टैंड पर प्राइवेट टेम्पो के इंतजार में बैठी रहती हैं। टेम्पो मात्र 8 सवारियां ही ले जाने में सक्षम है, बाकी सवारियों को दूसरे राउंड में टेम्पो का इंतजार करना पड़ता है। इस तरफ जाने वाली सड़क की हालत इतनी खराब है कि कोई अन्य साधन जाने के लिए तैयार नहीं, जिसका असर क्षेत्र की सवारियों पर पड़ता है। बाजार में मात्र 5 मिनट के काम के लिए जाने वाले लोग सारा दिन अपने घर जाने के लिए साधन के इंतजार में बैठे रहते हैं। सवारियों ने ग्रामीण बस सेवा स्टाफ पर आरोप लगाया है कि खलासी और ड्राइवर अपनी मनमानी करते हैं। उनका मन करे तो स्टैंड पर सवारियों को उतारें, नहीं तो पीछे ही उतार देते हैं। टिकट बनवाएं या न बनवाएं ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, मगर हमसे पूरा किराया वसूल लेते हैं। अब 2 महीनों से ग्रामीण बस सेवा के दर्शन तक नहीं हुए हैं। विनोद कुमार यादव प्रभारी ने बताया कि रोडवेज विभाग से भुगतान नहीं मिलने की वजह से खलासी और ड्राइवर की तनख्वाह नहीं दी गई थी, जिसके कारण सभी बसों को छोड़कर चले गए थे। मगर अब ऑपरेटर द्वारा ही करीब 10 लाख की उधारी लेकर व्यवस्था की गई है। बसों की रिपेयरिंग करवानी है और शीघ्र ही बसों को चालू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। बसों का जो ब्लैक मेलिंग है ये वहाँ पर जो करते हैं टिकट ब्लैक मेल करते हैं और उन बसों को अपने उस संदर्भ कराते हैं। इस रोड पर रहते हैं, यहाँ खैरतल बस नहीं आती है। बस नहीं आती है बिल्कुल। कभी कहते हैं टायर पंचर है, कभी गाड़ी पंचर है, कभी ये जो हमारा वो टूट गया, कभी वो टूट गया, कभी वो टूट गया, मतलब कभी बुश टूट गया, कभी क्या टूट गया, कभी क्या टूट गया। बहानाबाजी करते हैं, पूरा बहानेबाजी करते हैं। अब पूरी धांधली से रहे और कहते हैं भाई यहाँ रोक दे, कहीं स्टैंड रुकेगी बस पीछे लेके आएगा, भर के लेके आएगा, जबकि स्टैंड ये है हमारा स्टैंड बनाना चाहिए उसको, वहाँ से पीछे भर के लेके आएगा। और कहें कुछ तो लड़ो तैयार बैठो, ड्राइवर दोनों लड़ते। साधन नहीं है यहाँ पे। आप कब से बैठी यहाँ पे? 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए आपको, कोई साधन नहीं आया। ग्रामीण बस का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा, आ ही नहीं रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में नहीं रुक रही लूट की वारदातें। 24 घंटे के भीतर बदमाशों ने एक और कंपनी में दिया लूट की वारदात को अंजाम। 17 साल के बाद भी नहीं मिला है दलित परिवार को न्याय। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है परिवार।
और खैतल कस्बे के लोगों को नहीं मिल पा रहा ग्रामीण बस सेवा का लाभ। घंटों ऑटो का इंतजार करते हैं बस स्टैंड पर लोग। आज खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।